हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरण गोस्वामी। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका नागरिक शास्त्र बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो स्टूडेंट, नागरिक शास्त्र का मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो आप लोगों को नागरिक शास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे अब हम आप लोगों को बताएंगे। नागरिक शास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका जो है ना वो स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1980 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। ठीक है, 1948 में। प्रश्न नंबर 2, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? जो संघीय राज्य होते हैं ना वो कितने हैं? तो आपका का ऑप्शन है 27, खा है 28, गा है 29 और गा है 30। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसमें से सही आंसर बताना है। ठीक है, आप लोग गेस करो, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा सही आंसर होगा। तो आपको बताना है संघीय राज्य जो है ना वो है 28। क्या है? 28। याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। देखो यहां, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? जो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम है ना वो कितनी चीजों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। कितनी चीजों पर निर्भर करता है? का ऑप्शन है 4, खा ऑप्शन है 7, गा ऑप्शन है 3 और घा ऑप्शन है 8। तो अब आपको ये बताना है कितनी चीजों पर निर्भर करता है, ये आप लोग बताओ। अगर जानते हो तो बताओ यार, अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, लेकिन अब आप लोग सुन लो इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 3। 3 चीजों पर निर्भर करता है। कितनी? 3 चीजों पर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, भारत की विधायिका में पहली प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? पहली प्रतिनिधियों का अनुपात, महिला प्रतिनिधियों का अनुपात है। भारत की विधायिका में जो महिला महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? का बहुत ही कम, खा एक समान, गा बहुत अधिक, घा कोई नहीं। तो कोई नहीं तो ये हो नहीं सकता है और एक समान भी नहीं हो सकता। अब इसमें महिला प्रतिनिधि की बात की गई है तो वो आप लोग हमेशा लगाना बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था होती है वो कहां है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज की संस्थाएं। पंचायती राज की संस्थाएं, इनमें से सही आंसर बताना है। ठीक है, तो वो आप लोग हमेशा याद रखना, पंचायती राज की संस्थाएं करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? का ऑप्शन है 2005 में, खा ऑप्शन है 2006 में, गा ऑप्शन है 2008 में, घा ऑप्शन है 2015 में। तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो है 2008 में। कब? 2008 में। ठीक है, याद कर लो, हर एक क्वेश्चन रट लो, जुबान पे होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन तो जरूर याद कर लो स्टूडेंट, आपको इसे छोड़ना नहीं है। 1 दिन 2 दिन जितना दिन लगे याद कर लो। 2 बार देखो 10 बार वीडियो को, लेकिन याद कर लो। ठीक है, मेरा यही कहना है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त या 5 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर है, मानवाधिकार दिवस जो है ना स्टूडेंट वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। छोटा सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है एंड आपके सोशल साइंस से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रख लो।
10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोबारा पढ़ लो, याद हो तो भी। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10, 8। तो इसमें से सही आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? इसमें से आपका सही आंसर होगा 8। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं स्टूडेंट, ठीक है, 8 याद रखना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। राजनीति एक क्षेत्र है। राजनीति एक किसका क्षेत्र है? संभावनाओं का या प्रयासों का या विकल्पों का? ये सभी। आप संभावनाओं का क्षेत्र है। प्रयास कितना भी करो, आपको ये नहीं प्रयास करना है कि दिन भर आप बैठ के पढ़ो तो राजनीति में आप सफल हो जाओगे, नहीं, ये संभावनाओं का क्षेत्र है। संभावना जैसे बन जाती है तो आप जीत सकते हो या फिर हार भी सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? संभावनाओं का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 10, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स या खा है ब्राजील या बैंकॉक या न्यूयॉर्क? तो इसमें से आपका सही आंसर होगा वो है ब्रुसेल्स, इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आप लोगों को इतना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में इतने ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे वाली है, ठीक है, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र का पहला प्रश्न आपके सामने है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है? जो बेल्जियम होता है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है? तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां वो रहते हों, डच एंड फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां रहते हों, अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज के आधार पर वो अपने सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग नोट बनाओगे तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगा बहुत ही आप लोगों को हेल्प मिलेगा, ठीक है, उस नोट्स से। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? आप लोगों ने देखा होगा, गठबंधन सरकार का नाम सुना होगा कि ये पार्टी गठबंधन कर लियो जीत गई। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, ठीक है। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगा। देखो, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, दोनों मिलकर एक पार्टी बन गई, तो अगर इनके पास कम है और इनका दोनों को मिला लिया जाए तो वैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं एक राजनीतिक पार्टी है दूसरी राजनीतिक पार्टी से मिल जाए, इसी को कहते हैं गठबंधन सरकार। और गठबंधन सरकार अगर हो जाती है तो सरकार जीत जाती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाते हैं देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के संघात्मक राज्यों का नाम लिखिए। जो विश्व के ओनली 2 संघात्मक राज्य के नाम लिखने हैं, तो वो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, भारत और अमेरिका। भारत एंड अमेरिका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है? अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तब मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सही करने पेज। देखो ध्यान से समझना, अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है ना 1966 में उभरा। कब हुआ? अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। कितने साल चले? इधर 4 यानी कि 5 यानी कि लगभग 9 ईयर, ठीक है, चला। कितना? 9 ईयर, ठीक है। तो 1966 में उभरा तथा 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था। जो नस्लवाद उसको लेकर आंदोलन का रवैया जो था ना वो उग्र था, मतलब उग्र था, ठीक है। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिस्सा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है।
जो अमेरिका है, अमेरिका में नस्लवाद चलता था। नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो, नहीं समझ में आया नोट कर लो, 2 बार पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो नोट दिस क्वेश्चन एंड आप लोग आगे देखिए। प्रश्न नंबर 5, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए, ओनली 2 तर्क, यानी कि 2 तर्क देना है, लेकिन आप लोगों को मैं दोनों बताता हूं कैसे होगा। प्रश्न नंबर पहला तर्क, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको बढ़ावा मिलेगा, ये आपका पहला तर्क है। सेकंड तर्क है बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा, मतलब दोनों को बढ़ावा मिलेगा। नंबर फर्स्ट सांप्रदायिक को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद, इन दोनों को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये नागरिक शास्त्र का 5 क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, और भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले अभी अर्थशास्त्र का नहीं, पहले इसका 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के भी लिए भी एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो भारत के 2 पड़ोसी राज्य के नाम आई होप कि आप लोग जानते होंगे, वी नो डैट, बट मैं आपको बताता हूं। देखो श्रीलंका एंड नेपाल, ये भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? श्रीलंका एंड नेपाल, ये 2 कंट्री हैं जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं। प्रश्न नंबर 7, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? ठीक है, नाम सुना है, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? देखो आपके सामने है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत है। देखो तो ये आपका जो नागरिक शास्त्र है उसका जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु है उससे मैंने बता दिया, और भी होंगे तो वो आप लोग याद कर लेना, या फिर मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, नागरिक शास्त्र का 7 क्वेश्चन है और अर्थशास्त्र का 5 क्वेश्चन है, तो आपको समझना होगा और इसे नोट करना होगा। इससे तो जरूर नोट करना होगा अगर आप याद करोगे तो। पहला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। जो सत्ता है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है उस पर एक तर्क देना है। तर्क जरूर देना है, अगर तर्क नहीं दोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से छोटा सा प्रश्न जुड़ गया है। तो आपको एक तर्क देना है, याद हो या ना याद हो लेकिन देना पड़ेगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क मिलने वाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। संघवाद के बारे में लिखना है, छोटा सा आप डेफिनेशन लिख दो और इनकी कुछ विशेषताएं लिख दो। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों के रूप में ले लेते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4, राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करता है? राजनीति जो है किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करता है? ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है ये आपको बताना, इसके बारे में क्या है, कैसे हुआ। ठीक है, कुछ आप जो जानो, जो याद किए हो, जो बुक में पढ़े हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लिख देना। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता लिखिए। जो भारतीय लोकतंत्र है उनकी 3 विशेषताओं को लिखना है। जो उनकी 3 विशेषताएं हैं, जो आप जानते हो, जो आपको याद हो, वो लिखना है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं। 3 याद हो 3 लिख दो, 5 याद हो 5 लिख दो, 7 याद हो 7 भी लिख सकते हो। डोंट वरी, जितना आपको याद हो उतना लिखो, लेकिन 3 से कम ना लिखो। 2 ना लिखो, 1 ना लिखो, बिल्कुल ना लिखो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप 3 से ज्यादा लिखो। 3 याद है 3 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों का वर्णन करो। जो भारत में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है उसकी कुछ चुनौतियां हैं, उसको वर्णन करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या पता, देखो नागरिक शास्त्र का अब हम लोग देखने वाले हैं, नागरिक शास्त्र का। ठीक है, नागरिक शास्त्र देखो आपके पास जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, 30-40 मतलब आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है 4 से 5, 6, 7 इतना ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको उतना ही याद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको 50 क्वेश्चन बता दूं, 100 क्वेश्चन बता दूं तो आप उसे नहीं याद करोगे, नहीं क्लियर कर पाओगे। तो जितना मैं बता रहा हूं उतना करो और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो।
प्रश्न नंबर फर्स्ट, नागरिक शास्त्र में शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या प्रमुख अंतर हैं, इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या प्रमुख अंतर हैं, इसे उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का, याद रखना, सबको याद करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VIMP क्वेश्चन है। देखो, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, दो तर्क दीजिए। तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, इसका आपको दो तर्क देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करो। जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है, जो आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हुआ 3 नंबर क्वेश्चन। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ज्यादा समय भी नहीं लिया जाएगा, वीडियो आपको दिया भी जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख करो। जो भारतीय लोकतंत्र है उसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उसके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, उसमें से 3 चुनौतियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर देना। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।